हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एएलपी के एग्जामों में, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन के जो भी हैं या आरआरबी जेई के हुए, आपके एनएफएल के फॉर्म आए हुए हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसमें करीब 33 सीट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार का कट ऑफ देख लेना, बहुत कम गया, लगभग 55 to 60% ही क्या हुई है, कट ऑफ गई हुई है। सही है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनएफएल की वैकेंसी आई है। तो हमारे इसमें बीएसपीसीएल की वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे नहीं, जो तुम्हारे एनसीवीटी से आईटीआई एग्ज़ाम होते हैं, निमी बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कवर होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और अक्सर क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो सेशन पसंद आए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द फंक्शन ऑफ प्रेशर प्लेट इज टू। तो इसका प्रेशर प्लेट का काम क्या होता है, हमको पता है कि जो हमारी नाइक्रोम की तार, मान लो तुम्हारा ये ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन लगी हुई है, तो इस पर क्या होती है, ऐसे नाइक्रोम की तार ऐसे लपेटी होती है। सही है, तो नाइक्रोम की तार लपेटी होती है, तो इस पर प्रेशर दबा के, इसके ऊपर प्रेशर यानी वेट लगा के इस हिसाब से रखा जाए कि जो नाइक्रोम की तार में प्रॉपर हीट क्या हो, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, और वो जो सोल है उससे प्रॉपर ट्रांसफर हो हीट की, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ना हो। इससे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, टू ऑब्टेन अ क्लोज फिटिंग टू द हीटिंग एलिमेंट विद द सोल प्लेट, यानी तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग का प्रदान करने का काम ही किसका होता है हमारे, तो हमारे इसका होता है, क्या बोलते हैं, हमारे ऑप्शन नंबर 3 सोलर प्लेट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोलर प्लेट के साथ यूज़ किया जाता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 121 कि देयर इज अ फॉल्ट इन द गीजर, यानी क्या है, गीजर में एक दोष है, अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म प्रदान नहीं करता है। इस दोष का कारण क्या हो सकता है, हमको पता है कि जो थर्मोस्टेट होता है, एक तरीके से किसकी बात करते हैं, थर्मोस्टेट। हमारे लिए जो थर्मोस्टेट होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जो थर्मोस्टेट है एक तरीके से वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो थर्मोस्टेट होता है एक तरीके से किसका काम करता है, टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है, ठीक है। तो अगर ये थर्मोस्टेट, ये जो थर्मोस्टेट है हमारा, ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर दे तो गीज़र चलता रहे, या तो गर्म होगा तो एकदम ही गर्म हो जाएगा, ऑफ ही नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है जो गीज़र का टेम्परेचर होता है, ये तो गीज़र का टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है, तो सर ये हमारा होता है 33 या 32 डिग्री से 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बीच में थर्मोस्टेट काम करता है। इसके नीचे होगा तभी थर्मोस्टेट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, और इससे ज़्यादा होगा तभी थर्मोस्टेट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो हमारी कभी कभी पूछता है कि गीज़र की टेम्परेचर कितनी होती है, तो 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो यानी मेन कारण हमको लग सकता है कि यही है कि हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, हमारी जो थर्मोस्टेट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हो सकता है ओपन हो, या फिर हो सकता है कि क्लोज भी हो सकती है, ठीक है, यानी शॉर्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यानी थर्मोस्टेट एक तरीके से सिंपली काम करना बंद कर दे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोस्टेट की जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। थर्मोस्टेट क्या काम करता है, तो याद रखना टेम्परेचर कंट्रोल का काम ही कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है। तुम्हारे इसी में नहीं, जो तुम्हारे ऑटोमेटिक
इस्त्री होते हैं, यानी जो प्रेस होती है, या फिर जो तुम्हारे हीटर होते हैं ऑटोमेटिक इतने टेम्परेचर के बाद ऑफ हो जाता है, सभी में क्या होता है, थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ओवन। सबसे सिंपल सवाल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पूछा क्या है कि जो मटेरियल है इलेक्ट्रिक ओवन में, किसमें, जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसमें किस प्रकार के हम इसका प्रयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के। हमको पता है कि हीटिंग एलिमेंट कोई भी हो, सब में किस टाइप का यूज़ किया जाता है, तो सब में नाइक्रोम यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम यानी हीटिंग एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, जिससे जो किससे मिलकर बना होता है, निकल प्लस क्रोमियम, दो चीज़ से मिलकर बना होता है। तो नाइक्रोम को ही एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारी होती है हीटिंग एलिमेंट, वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, नाइक्रोम। तुम्हारे इलेक्ट्रिक ओवन ही नहीं, हीटर हो, गीज़र हो, ठीक है, इंडक्शन, जितने भी चूल्हे वूल्हे होते हैं, जो भी तुम्हारी हीटिंग चीज़ें हैं, सभी में क्या होगा, आयरन इस्त्री होगा, सभी में किसका यूज़ करते हैं, तो सब में यूज़ होता है सर हमारे इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ होता है। ठीक है, किसका यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, किसका यूज़ होता है, नाइक्रोम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेरा नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूरेका क्या करता है, यूरेका क्या करता है, तो सर यूरेका क्या होते हैं, हमारे ZTC होते हैं, एक तरीके से क्या है, ZTC यानी क्या होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे कैसे होते हैं, ZTC होते हैं। सही है, इन सब चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे ये होते हैं फूड मिक्सचर में किस टाइप के हम मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे फेवरेट शेडेड पोल कहाँ यूज़ करते हैं, तो शेडेड पोल सर हमारी यूज़ होती है अक्सर कहाँ में, टॉय ओए में यूज़ करते हैं। किसमें, टॉय में बात करें तो अधिकतर किसका यूज़ होता है, शेडेड पोल मोटर का। क्यों, क्योंकि इसकी जो वाटेज होती है सर जी ना 5 से लेके 35 वाट तक ही होती है, ज़्यादा वाटेज की नहीं होती है। सही है, तो इसका यूज़ करते हैं। फिर अगली कहानी आती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहाँ प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहाँ यूज़ करते हैं, तो सर जहाँ हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, क्या चीज़, सर जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, सॉरी, यहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, यहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कैपेसिटर रन का कहाँ यूज़ करते हैं, तो सर जहाँ पे हमको पावर फैक्टर हाई चाहिए। ठीक है, पावर फैक्टर हाई चाहिए, उसके वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर रन मोटर का। याद रखना ये जितने भी हैं सभी क्या हैं, सिंगल फेज के मोटर हैं। क्या है, सिंगल फेज मोटर हैं। और इसमें जो यूनिवर्सल मोटर है, ये जो यूनिवर्सल मोटर है यही हमारा जो है क्या है, AC DC सब पे चलता है। किस पे चलता है, AC DC सब पे चलता है। कौन, मेरा यूनिवर्सल मोटर। यानी कह सकते हैं कि ये जो मोटर है मेरा यूनिवर्सल, ये हमारा AC और DC दोनों पे चलता है। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है लगभग 3000 RPM से लेके RPM तक भी हो सकता है। सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटर है। एक्चुअली ये कौन सी टाइप की मोटर होती है, ये होती है हमारी DC सीरीज़ मोटर ही होता है, DC सीरीज़ मोटर ही होता है। मगर जब इसको हम AC सप्लाई दे देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है, यूनिवर्सल मोटर बन जाता है। सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सर, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल मोटर है मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर में हुआ, मिक्सचर ही में नहीं, वैक्यूम क्लीनर जितने भी सब चीज़ों में होते हैं सब में हमारे क्या पे यूज़ किए जाते हैं, यूनिवर्सल मोटर। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब देखो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो क्वेश्चन पसंद आए तो देख लेना तुम निमी के जितने ITI ट्रेड से क्वेश्चन हुए हैं या फिर जितने भी तुम्हारे NFL हुए हैं, MP ITI वाले हुए, TO का उन सब में देख लेना इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो तुम मैच करना, सारे क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक से जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है द सिस्टम ऑफ वायरिंग अडॉप्टेड फॉर इंडस्ट्रियल पावर वायरिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमको पता है कि अगर यूज़ करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंडुइट कंसील्ड मेटल कंडुइट का या फिर कंसील्ड PVC का या फिर सरफेस मेटल का या सरफेस PVC का। तो देखो जो औद्योगिक वायरिंग होती है अधिकतर किसकी होती है, कंसील्ड मेटल की होती है। ठीक है, किसकी, कंसील्ड मेटल की जाती है अधिकतर वायरिंग जो होती है। ठीक है, अब होने लगी है PVC की, नहीं तो बेसिकली किसकी होती है, धातु नलिका की जाती है। और जो हमारे होम डोमेस्टिक में होते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक में होते हैं, ये क्या होती है, डोमेस्टिक वायरिंग में होती है। ठीक है, इसका प्रयोग जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है यानी जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, सही है ना। चलो इसको याद रखना। सरफेस कंडक्ट की तो इस समय चलन एकदम कम हो जाएगी, ना के बराबर होती है। चलो आगे देखते हैं, PVC का फुल फॉर्म पूछता है तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसके लिए क्या सत्य है, सत्य की बात बोला है। तुमको पता है सत्य क्या है कि सर ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, पहले तो इसमें कौन सा अल्टरनेटर यूज होता है, तो सर अल्टरनेटर की बात करें तो इसमें सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज होता है। ठीक है, तो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर मतलब स्पीड कम होती है। कितनी कम होती है, तो सर मान लीजिए कि 300 RPM से लेके 500 RPM तक ही होती है। ठीक है, इतनी कहानी होती है। अच्छा, इसका फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होता है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट यानी फ्यूल एक जगह दूसरे ले जाने का, तो ज़ीरो होता है। ठीक है, यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सब सारी कितनी होती है, लो होती है। एक तरीके से कहे तो वो जो वैसे जो तुम थर्मल लेते हो तो कोयले खरीदने का ये सब क्या होता है, पैसा देते हो, मगर पानी क्या है फ्री में अवेलेबल है, उसका कोई पैसा नहीं देना होता है। तो हमारे तो थर्मल के लिए अरे हाइड्रो के लिए क्या है, पानी ही फ्यूल है ना, तो फ्री में मिलती है। मगर इसकी जो कॉस्ट होती है जिसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट प्रारंभिक लागत, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम देखते होगे कि 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 100,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है हाइड्रो बनाने के लिए। तो ये सब क्या होती है, बहुत महंगी प्रोजेक्टें होती हैं। समझ में आया, इसकी जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, और जो ऑप्शन नंबर ए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारी कम होगी, मगर जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसकी, हाइड्रो पावर प्लांट की। सही है, और जो रनिंग कॉस्ट किसकी सबसे अधिक होती है, अगर कभी कभी पूछेगा रनिंग कॉस्ट किसकी सबसे अधिक होती है या फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो होती है कोल की। किसकी, कोल, कोल यानी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है कि 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 AMU बराबर क्या होता है। ठीक है, क्या आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 AMU बराबर क्या होता है। AMU को पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है।
सही है। और ये किसके बराबर होता है, एक mu बराबर, तो 1 mu इक्वल टू होता है 9314 क्या, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिली नहीं है, याद रखना, ये कैपिटल M है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे लिखा होता है तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेगा क्या होता है, मिली क्या होता है, तो इसको याद रखना। तो ये मेरी क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 931.4 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा, कभी कभी पूछेगा बताओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो क्या बताओगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो सही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरी एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी यूनिट है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो होती है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। सही है, चलो इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस क्या होती है, देखो बायोगैस एक तरीके से कहें तो इको फ्रेंडली बोले तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बायोफ्रेंड क्या है, बायोगैस मेरी क्या है, इको फ्रेंडली फ्यूल है, सही है। यानी एक तरीके से कहें तो नुकसान पहुंचाने वाली मात्रा कम से कम है, सही है। इसमें जो यूज़ की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 नेचुरल गैस, इसी को मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को कहीं कहीं मार्स गैस भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कहानी इतनी मिली रहती है, सही है ना। तो इसमें मौजूद क्या होता है, तो इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो इसमें जो होती है हमारी, एक तो रहेगा क्या, एक तो रहता है CH4, इसकी बात कर रहे हैं बायोगैस में, एक CH4 प्लस दूसरा CO2 इम्प्योरिटी के रूप में, इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड विथ इम्प्योरिटीज ऑफ ये, सही है। तो इसको याद रखना, मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पाई जाती है। चलो अगला देखते हैं। ये जो मैक्सिमम विंड एनर्जी है, जो हमारे विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो जो विंड की एनर्जी, मैक्सिमम विंड एनर्जी है वो किस पे निर्भर करती है, सही है। तो याद रखना, पहले तो बताओ विंड एनर्जी में, विंड पावर प्लांट में, ये जो तुम्हारे विंड पावर प्लांट है, ये तुम्हारे विंड पावर प्लांट है, इसमें कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, तो याद रखना इसमें कौन सी जनरेटर यूज़ होती है, तो इसमें यूज़ होती है इंडक्शन जनरेटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं सर, इंडक्शन जनरेटर का यूज़ होता है, सही है। और इसकी जो विंड एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है वो किसके समानुपाती होती है सर, वो होती है रोटर के डायामीटर पे, सही है। रोटर जो लगा हुआ है उसके डायमीटर पे निर्भर करेगा, डायमीटर जितना अधिक होगा वो एरिया उतना ज़्यादा स्वीप करेगा, यानी हवा का झोंका उस पर उतना अधिक लगेगा, ठीक है। तो हमारा किसके समानुपाती होता है, तो सर ये मेरा होता है रोटर के डायमीटर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, द रोटर डायमीटर, ये हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। इसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सोलर कलेक्टर, क्या लिखा है, इन ए सोलर कलेक्टर इन ए सोलर कलेक्टर ट्रांसपेरेंट कवर इज प्रोवाइडेड टू, यानी सौर संग्राहक में पारदर्शी आवरण क्यों बनी होती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें जो ट्रांसपेरेंट ऊपर सोलर कलेक्टर जो होती है, मतलब कोई भी इंडक्शन चूल्हा हुआ, सॉरी सोलर कुकर हुआ, कोई भी चीज़ होती है उस पर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगी होती है। तो वो क्यों लगी होती है, वो इसलिए लगी होती है कि जब अंदर हीट ट्रैप हो जाए, यानी सोलर कुकर के अंदर हीट आ गई तो वो हीट बाहर न जा पाए, ठीक है। हालांकि ब्लैक लगाते हैं तो ज़्यादा कवर हो सकता है, मगर उसमें क्या करना है, रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वाइट लगाते हैं
एक ग्लास लगाते हैं ट्रांसपेरेंट कि उससे क्या हो कि एक बार अंदर हीट आए तो अंदर हीट आके क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, बाहर न निकल पाए। ठीक है, सबसे सिंपल यही है कि कलेक्टर से वायुमंडल से गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए कि एक बार एनर्जी हीट अंदर आ गई तो बाहर ज़्यादा न जा पाए, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा इंडक्शन सोलर कलेक्टर यूज़ करने का, क्योंकि यूज़ ही करें उसकी हीट लेने के लिए सोलर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस द हीट लॉस कलेक्टर बीनेथ टू एटमॉस्फेयर। सही है, इसको याद रखना। अच्छा, ये जो सोलर होते हैं, अधिकतर सोलर की जितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल में जो होता है, किस एलिमेंट का प्रयोग होता है सोलर सेल बनाने में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको सर हम लोग पीवी सेल भी बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल। इसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। वो होता है कितना है सर, ये होता है 0.5 वोल्ट पर सेल। सही है, इन सब चीज़ों को याद रखना है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लगेगा। यानी सिंपल कहानी यही पूछ रहा है कि ये बताओ ऐसा कौन सा वो है कि अभी क्या एक तरीके से कहो तो क्या है, ये शट डाउन है, पावर प्लांट क्या है, शट डाउन है, बंद है, और इसको स्टार्ट करना है, फटाक से काम लेना है। ठीक है, तो सबसे अधिक बिजली बना के सबसे पहले सबसे तेज कौन बिजली बना के दे सकता है, तो देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी क्या होता है, बॉयलर होता है, इसको हीट देंगे, पानी बॉयल गर्म होगा, वेपर बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, तब टरबाइन पे जाएगा, फिर टरबाइन अल्टरनेटर घुमाएगा। थर्मल में भी यही है, पानी गर्म होगा, प्लांट ढकना, तब काम होगा। गैस टरबाइन में भी वही है, इंजेक्टर जाएगा, उसको फ्यूल बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, तब होगा। मगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक में क्या है, 300 मीटर ऊपर से पानी गिरने में, झरने से पानी गिरने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से हमको लगता है कि 40 से 50 सेकंड लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा तब। और उतने में क्या हुआ, टरबाइन पे गया, टरबाइन घूमने लगा, अल्टरनेटर घूमने लगा, बिजली बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे फास्ट वाली जो होती है, फास्ट एक्टिंग जो होती है मेरी, क्या होती है, वो होती है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सेवा लाइन को टैप नहीं किया जा सकता। कहाँ से टैपिंग की बात है सर्विस लाइन में, देखो एक तो खंबे पे से वही कनेक्शन करके जाएगा, हमारे खंबे पे जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जो खंबे पे कनेक्शन होता है वहाँ पे तो जॉइंट रहेगा ही रहेगा। अच्छा, जो एनर्जी मीटर पे लगा हुआ है, एनर्जी मीटर के पास जो आया है वो जॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, भले ही एनर्जी मीटर को सील कर देते हैं। मगर इसके बीच में ये जो केबल है, क्या यहाँ पे कट लगाने के बाद जब चेकिंग होगा तो तुम बच सकते हो, धरा लिए जाओगे, जुर्माना लगेगा, जेल भी जाओगे। ठीक है, तो हम कहाँ टैपिंग नहीं करना चाहिए हमको, ये जो मिडिल वाला केबल है जो तो खंबे से तुम्हारे एनर्जी मीटर के बीच है, इसको कभी भी कट फट नहीं लगाना चाहिए। कट नहीं भी लगाया होगा, अपने से भी हो जाएगा, तो फिर कौन फंसेगा, हम लोग फंसेंगे, कट क्यों लगाए। ठीक है, तो कहाँ पे टैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो सर टैपिंग जो है हमारी कभी भी सेंटर पे नहीं होनी चाहिए सर्विस लाइन के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिड स्पैन है वहाँ पे कभी नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, बिगनिंग में तो अपने आप कनेक्शन रहता है, टर्मिनल पे रहता है, ये इंसुलेटर के पास भी तुम चाहो तो लग सकता है, मगर बीच में कभी ऐसा काम मत करना। ठीक है, फंस जाओगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एचटी टेंशन के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर, एचटी टेंशन के लिए कौन सा इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो स्टे इंसुलेटर कहाँ लगा होता है, ये पोल पे लगा होता है। ठीक है, पोल पे लगा होता है, ऐसे पोल लगा होता है तो देखोगे ऐसे ऐसे करके ये लगा होता है यहाँ पे, इसको स्टे इंसुलेटर या फिर एग इंसुलेटर भी बोलते हैं। जो खंबे को क्या होता है, ऐसे तार गई है तो पीछे से ऐसे पकड़े रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा होता है, यहाँ पे टाइटनर लगा होता है, ऐसे करके
ये ग्राउंड में ऐसे होता है। तो स्टे वायर लगा होता है और इस पर जो इंसुलेटर लगा होता है इसको एग इंसुलेटर या फिर स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है? साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं लगभग 600 वोल्ट से नीचे के लिए, कि कहीं पे शार्प टर्न लेना हो या डेड एंड हो, तार का खंभा वहाँ पे ख़त्म हो गया हो, उसके बाद खंभा आगे नहीं बढ़ा है, तो वहाँ पे साइकिल का इंसुलेटर यूज करते हैं। ये जो पिन टाइप इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर का ही यूज़ हम कहाँ करते हैं? हाई टेंशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर का ही यूज़ हम कहाँ करते हैं? हाई टेंशन में यूज़ करते हैं। अच्छा, याद रखना, ये जो पिन टाइप होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर कितने तक के भी तक यूज़ कर सकते हो? तो सर यूज़ किए जा सकते हैं 33 kV तक, इसका चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। सही है, इसको याद रखना, 33 kV तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कोरोना कोरोना से लेकर कौन सा कहानी सत्य है? कोरोना को लेकर कौन सी कहानी सत्य है? अच्छा, क्या है पहला कहानी कि कोरोना स्टार्ट एबव क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, सही बात है, इसके ऊपर ही होता है। दूसरा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से कम पे होता है, नहीं। कोरोना एक धारा समृद्धि है, कोरोना इनकेस होने से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है, सबसे गलत कहानी तो यही है, एफिशिएंसी बढ़ती नहीं घट जाती है। करंट फिनोमेना है, नहीं। वोल्टेज फिनोमेना है कि वोल्टेज जब अधिक हाई टेंशन में ही क्या होती है, अधिकतर कोरोना होती है। ठीक है, तो जब हाई वोल्टेज होता है तो ये हाई वोल्टेज की कहानी है। ठीक है, हाई वोल्टेज की कहानी है, न कि करंट की। तो ये गलत हो गया। अच्छा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से कम पे होता है, नहीं। ये जब तुम 80 kV की जब तुम एबव जाने लगते हो तब तुम्हारी क्या होती है? कोरोना देखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पे तुम्हारी क्या होती है? कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। याद रखना, कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, बट तुमको दिखता नहीं है। दिखता किस पे है? तो दिखता हमको है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज पे तुमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक एबव नहीं होगा कोई चीज़ हमको दिखेगी नहीं, तो हमको एबव करना है। ठीक है, तो ऊपर दिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तब सर हम इसका यूज़ करते हैं, हम विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज का जब हमको देखना रह जाता है तब के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, कोरोना स्टार्ट एबव विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सेशन पसंद है, क्वेश्चन पसंद है बाबू, तो क्वेश्चन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, और पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगला है, ये जो स्किन इफेक्ट है कंडक्टर का, इसको रिड्यूस किया जा सकता है कैसे? सप्लाई फ्रिक्वेंसी को कम करके, चालक के पदार्थ को कम करके, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर सकते, या फिर चालक पदार्थ की पारगम्यता को कम करके। तो देखो स्किन इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, हमको पता है कि ये चालक है, और ये चालक है इसमें जो करंट है आई की वैल्यू है वो यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी समान, यहाँ पे सब जगह समान रूप से बहना चाहिए। ठीक है, इसके सरफेस पे भी समान रूप से बहना चाहिए। ठीक है, मगर होता क्या है, अक्सर ये देखा जाता है कि जो धारा होती है ना वो सरफेस से होकर ज़्यादा बहती है, और ये जो कोर में है, यानी जो अंदर जो क्रोड है चालक की, उसमें धारा बहती ही नहीं है। ठीक है, क्या होती है? धारा बहती ही नहीं है। तो इसी प्रभाव को कि अब बहना तो सब जगह समान रूप से चाहिए, मगर यहाँ पे बहता नहीं, बहता कहाँ है? इस सरफेस पे बहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको सर बोलते हैं हम कोरोना लॉस, सॉरी स्किन इफेक्ट। ठीक है, और इसको स्किन इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो सर एक काम करते हैं, हम इसकी रेसिस्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पे रेसिस्टिविटी कम करेंगे तो चालक क्या होगा? निम्न प्रतिरोध को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो निम्न प्रतिरोध वाला धारा मान का कहाँ हो जाएगा? यहाँ से भी जाना स्टार्ट कर देगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? रेसिस्टिविटी कम करके चालक का चाहे तो समान रूप से हर जगह करंट धारा प्रवाह करा सकते हैं। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली रेसिस्टिविटी को ही कम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कहानी होती है किसकी? स्किन इफेक्ट की। सही है,
तो आई होप बाबू क्वेश्चन समझ में आया होगा और सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक सेशन को लाइक से जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। CFL का फॉर्म आया, अरे NFL का फॉर्म आया है, उसको डालना है। ठीक है, समझ में आया। और BSPCL तो है ही, LP के लिए तो सेशन चल ही रहा है। ये सब चीज़ें सभी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।